आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ बेसिस ऑफ चार्ज, इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 7 में क्या पढ़ा था, फटाफट रिकॉल कर लो। तो मैं याद नहीं दिलाऊंगी, बाकी वीडियो में क्या सुना था आपने, रिसीव्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे अक्रू और अराइज के बारे में देखेंगे सेक्शन 9 में। ठीक है, सेक्शन में 9 में भी सर्टेन टाइप ऑफ इनकम की लिस्टिंग की हुई है। ठीक है, और उनको बोला है कि उनको क्या मानेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये क्यों ज़रूरी है सेक्शन 7 और 9 को पढ़ने के लिए? अगर हम बैक स्टडी करें तो आप रिकॉल कर पाएंगे, जब अगर आपने सेक्शन 7 और 9 को पढ़ लिया तब आप उससे पहले रेसिडेंशियल जो ये स्कोप ऑफ इनकम निकाल रहे थे सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कि किसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल है, तो आपने इंडिविजुअल और HUF का देखा और अदर SSC का देखा। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करेंगे ना। जब आप बैक देखेंगे तो सेक्शन 9 और सेक्शन 7 जो है वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है सेक्शन 5 में। ठीक है, अंडर सेक्शन 9 सर्टेन टाइप ऑफ इनकम आर डीम्ड टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया। डीम्ड टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया इवन दो दे आर मेड एक्चुअली अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया। मतलब कि वो एक्चुअली में अक्रू और राइज भारत के बाहर होते हैं, बट सेक्शन 9 की मदद से उन्हें अक्रूअराइज इंडिया कर दिया जाता है। ठीक है, और वो कौन सी इनकम है, चलिए देखते हैं। पहली, सेक्शन 9 सब क्लॉज 1, इनकम अक्रू और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, बाहर अक्रू और अराइज हुई हो। ठीक है, चाहे डायरेक्टली हुई हो या इनडायरेक्टली हुई हो। ठीक है, चाहे किसी भी फॉर्म में हुई हो, लेकिन इनकम जो अक्रू हुई है वो किससे हुई है, कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से, कोई भी बिजनेस कनेक्शन की वजह से इनकम अक्रू हुई है बाहर, तो उसको इंडिया में माना जाएगा। एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, उसको इंडिया में माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट है वो कहाँ होनी चाहिए, सिचुएटेड इन इंडिया। यानी इन तीनों केस में, ठीक है, भले ही इनकम बाहर हो रही हो, चाहे उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हो और इनकम बाहर हो रही हो, प्रॉपर्टी हो या कोई एसेट हो या कोई सोर्स ऑफ इनकम हो वो इंडिया में हो, लेकिन इनकम कहाँ अक्रू हो रही हो, बाहर हो रही हो। कैपिटल एसेट जो है वो भारत में है, लेकिन उसको सेल बाहर किया जा रहा है, टैक्स बचाने के चक्कर में टैक्स की चोरी हो रही है, तो उसको क्या माना जाएगा, अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 9 सब क्लॉज 2, सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, कोई भी सर्विसेज इंडिया में रेंडर्ड हो रही है, भले वो अक्रू और बाहर रिसीव हो रही हो, ठीक है, उसको डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। भाई जो डिप्लोमेटिक जो हैं वो आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है, सो उनकी भी इनकम को डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया इज डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 9 सब क्लॉज 4, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अगर इंडियन कंपनी किसी फॉरेनर ने इन्वेस्ट किया हो इंडियन कंपनी में और उसको डिविडेंड पे किया जा रहा है, तो उस फॉरेन रेसिडेंट को भी टैक्स पे करना पड़ेगा इस पर। ठीक है, और इसको डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया होगा। ठीक, नेक्स्ट 9 सब क्लॉज 5, इंटरेस्ट है, किसने पे किया हो, अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो उसने पे किया हो तो डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया। एक्सेप्शन दिए गए हैं इसके, क्या कि भले रेसिडेंट ने पे किया हो, किस केस में, if the money borrowed and used or technical services or royalty services are utilized for the purpose of business or profession carried on outside India। outside India हो, भले ही इंटरेस्ट जो है वो रेसिडेंट के द्वारा आ रही हो, बट इस केस में उसे डीम टू बी अक्रू और राइज नहीं माना जाएगा। किस केस में, अगर मनी बोरो की है और यूज़ की है, या टेक्निकल एंड सर्विसेज हो, या रॉयल्टी सर्विसेज हो, किसके लिए, जो भी बिजनेस हो या प्रोफेशन हो आउटसाइड इंडिया में। ठीक, और एक और केस में, इफ द पर्सन बोरोड एंड यूज्ड और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स
आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो इसको भी क्या नहीं मानेंगे, इंटरेस्ट पेबल नहीं माना जाएगा बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूअराइज नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट पेबल बाई कौन है, गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल बाई नॉन रेसिडेंट भी है तो उसको भी डीम टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। इफ द मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन इन इंडिया, if technical services or royalty services are utilized for the purpose of business or profession carried on in India or making any income from any source in India, ठीक है। सो रीडिंग कही था, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रॉयल्टी। इफ अगर कोई रॉयल्टी पे कर रहा है, कौन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो डीम टू बी अक्रूअराइज्ड इन इंडिया होगा। बट एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन, रॉयल्टी पे कर रहा है अगर रेसिडेंट पे कर रहा है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, बट इस केस में वो डीम टू बी अक्रूअराइज्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। कौन से केस में, इफ द पर्सन बोरोड एंड यूज्ड और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, if any money borrowed and used or technical services or royalty services are utilized for making income from any source outside India, ठीक है। सो इस केस में अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है तो उसको डीम टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर रॉयल्टी पेबल है, कौन पे कर रहा है रॉयल्टी, गवर्नमेंट पे कर रही है, तो रॉयल्टी अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो क्या माना जाएगा, इनकम डीम टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया। अगर रॉयल्टी नॉन रेसिडेंट पे कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, इनकम डीम टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया। कब माना जाएगा, जब बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड हो रहे हैं इंडिया में या उसकी मेकिंग ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, इंडिया में है। A non-resident, if money is borrowed and used for the purpose of business or profession carried on in India, if technical services or royalty services are utilized for the purpose of business or profession carried on in India or making income from any source in India. Next point, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रही है, ठीक है, और कौन दे रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया दे रहा है। कौन दे रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया दे रहा है, तो डीम टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। मगर इस केस में नहीं माना जाएगा और नहीं इस केस में। क्या है ये, इफ़ द पर्सन बोरोड एंड यूज्ड और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, इस केस में इसको डीम टू बी अक्रूअराइज नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, if the money borrowed and used or technical services or royalty services are utilized for making income from any source outside India, तो उसको भी डीम टू अक्रूअराइज नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज सरकार दे रही है, अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कोई नॉन रेसिडेंट दे रहा है तो उसको भी डीम टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। नॉन रेसिडेंट के केस में इफ मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन in India है, if the technical services or royalty services are utilized for the purpose of business or profession carried on in India or making any income from any source in India. I hope it's clear. देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ एनर्जी देखिए एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ जस्ट रीडिंग है और कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि प्रोविज़न आपको रीड करना ईजी क्लियर होना चाहिए, सो उतना क्लियर कर रहे हैं। इन केस कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कैच नहीं होता है, बिकॉज ऑल स्टूडेंट आर नॉट अलाइक, सारे बच्चे जैसे नहीं हैं, कुछ को एक ही बार में क्लियर होता है, कुछ को वो 24 वाली स्ट्रैटेजी है कि 2 बार सुन लेते हैं और क्लियर हो जाता है, कुछ को तब भी नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेरी करें, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 9 सब क्लॉज 8, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन by a resident Indian to a non-corporate, non-resident or a foreign company on after 5th July 2019 where the sum is more than 50,000, ठीक है, सो उसको भी deemed to be accrued in India माना जाएगा। सो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछेंगे, और कई बार मुझसे रीडिंग में मिस्टेक हो जाती है, कई बार मैं कुछ वर्ड्स अटर आउट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा फोकस होता है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सो इन दैट केस बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मिस्टेक इज़ एडिबल, आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, आई विल करेक्ट ऑन दैट,
so दैट कि कुछ स्टूडेंट अगर नहीं कैच कर पा रहे तो वो उसमें करेक्शन करें. सो इन एडवांस आई शुड बी अपोलोजाइज बिकॉज आई एम गिविंग माई 100% कि आपको 100% क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, 100% आपके ब्रेन में सेट हो जाए कॉन्सेप्ट, 100% आपको यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिले. बट एज अ ह्यूमन नेचर एरर पॉसिबल है, तो उन एरर को आप फॉरगिव करेंगे और मैम को अपडेट करेंगे कि मैम यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिए. सो मैं आपके लिए उस केस के मैं बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगी. और प्लीज़ आप कनेक्टेड रहेंगे, सिंसियरली पढ़ेंगे क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है. ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड. वी विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.